कभी सोचा है एक छोटा सा मिलजुल कर रहने वाला कबीला एक विशाल ताकतवर साम्राज्य में कैसे बदल जाता है? चलिए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। अच्छा, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। इस बड़े बदलाव की जो कहानी है ना, वो शुरू होती है उत्तर वैदिक काल से। मतलब लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व का वो दौर, जिसने भारत के आने वाले महान साम्राज्यों की नींव रखी। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी बदलाव से कि लोग जीते कैसे थे। खेतीबाड़ी में तरक्की हुई और लोग एक जगह टिककर रहने लगे। बस इसी एक बात ने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, जब खेती एक परमानेंट काम बन गई तो लोगों के मन में जमीन पर अपने हक का ख्याल आया। आबादी बढ़ने लगी और पहली बार ऐसा हुआ कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। अब इन सब वजहों से समाज इतना बदल गया कि पुराने कबायली नियम कानून कम पड़ने लगे। इसे ऐसे समझिए कि उस दौर में किसी की पहचान उसका पता नहीं, बल्कि उसका खानदान या कबीला था। इसी को जन कहते थे, जहां सब कुछ खून के रिश्तों पर टिका था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब पहचान लोगों से नहीं, बल्कि उस जमीन से जुड़ गई जहां वो कबीला रहता था, और उस इलाके को कहा गया जनपद। और देखिए, ये सिर्फ जमीन का बदलाव नहीं था, ये सोच में आया हुआ बदलाव था। अब वफादारी खून के रिश्ते से हटकर उस जमीन और उसके शासक के लिए हो गई थी। कह सकते हैं कि एक देश या राज्य के विचार का ये पहला बीज था। तो सवाल ये उठता है कि जब राजनीति जमीन से जुड़ गई तो फिर शासक का क्या हुआ? हाँ, तो उसकी ताकत बेहिसाब बढ़ने लगी। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब राजा को चुना नहीं जाता था, ताकत जन्म से मिलने लगी। वो कहावत है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बस यहीं से राजवंशों का दौर शुरू हो गया। और ये सिर्फ फैंसी टाइटल नहीं थे, नहीं, सम्राट और एक राज जैसी उपाधियों का एक साफ संदेश था कि राजा अब लोगों में से एक नहीं है, वो सबसे ऊपर है, लगभग ईश्वर जैसा। अच्छा, अब एक बड़ा इलाका है, एक ताकतवर राजा है, तो एक नई चुनौती भी तो होगी कि भाई इस सब को चलाया कैसे जाए। तो इसके लिए जरूरत पड़ी एक प्रॉपर सरकारी सिस्टम की, कुछ ऐसा जो पहले कभी था ही नहीं। देखिए, कोई भी राज बिना पैसे के नहीं चलता, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि टैक्स देना मर्जी की बात नहीं रही, ये जरूरी हो गया। इसी पक्की आमदनी से राजा को ताकत मिली कि वो बड़ी सेना रख सके, अफसर रख सके और बड़े बड़े काम करा सके। और जाहिर है, राजा ये सब अकेले तो नहीं कर सकता था, तो उसने बनाई अपनी एक टीम, अपनी कैबिनेट कह सकते हैं। इसमें मुख्य पुजारी थे, सेनापति थे, टैक्स जमा करने वाले अफसर थे। इससे शासन चलाना ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो गया। एक मिनट सोचिए, राजा अचानक इतना पावरफुल हो गया तो जनता उसे अपना शासक मानेगी कैसे? उसे यकीन कैसे दिलाया जाएगा? यहीं पर धर्म एक बहुत बड़ा जरिया बना। ये जो राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते थे ना, ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे, ये एक तरह का पॉलिटिकल शो ऑफ था। मतलब पूरी जनता के सामने ये दिखाया जाता था कि राजा को देवताओं का आशीर्वाद मिला है और उसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो यहाँ एक बड़ा मजेदार गठजोड़ बना। राजा ने ब्राह्मणों को सपोर्ट किया और बदले में ब्राह्मणों ने राजा को एक तरह से कहें तो भगवान का सर्टिफिकेट दे दिया। दोनों ने मिलकर ताकत का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बहुत मजबूत था। लेकिन इस नए सिस्टम की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ, इससे स्थिरता तो आई, लेकिन समाज के अंदर पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया। और शायद सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जो पुरानी सभा और समिति होती थी, जहां आम लोग अपनी बात रख सकते थे, वो अब खत्म हो गईं। अब आम आदमी की आवाज कहीं खो सी गई थी। सारे फैसले राजा और उसके सलाहकार ही करते थे। तो सारी पावर कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई। शासक वर्ग यानी क्षत्रिय और पुजारी वर्ग यानी ब्राह्मण, ये दोनों समाज में सबसे ताकतवर बन गए। और ये वो ढांचा था जिसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय समाज पर असर डाला। एक तरफ तो इस सिस्टम ने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी, लेकिन दूसरी तरफ इसने समाज को भी बांट दिया। और यही सामाजिक तनाव आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए विचारों और आंदोलनों के उठने की एक बड़ी वजह बना। तो कुल मिलाकर ये उत्तर वैदिक काल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
ये वो समय था जब भारत एक कबीलाई व्यवस्था से निकलकर एक संगठित राजशाही बना, और यहीं से राज्य, केंद्रीकृत शासन और टैक्स जैसी चीजें हमारे सिस्टम का हिस्सा बनी। तो आखिर में सवाल क्या बचता है? यही कि तरक्की की एक कीमत होती है। साम्राज्य तो बन गए, लेकिन समाज के बीच की खाई गहरी हो गई। ये एक ऐसा सौदा है जिसका सामना समाज आज भी करता है। एक मजबूत सिस्टम और कुशलता, या फिर व्यक्तिगत आज़ादी और बराबरी। ये सवाल तब भी अहम था और आज भी है।